वेलकम टू आवर चैनल बिजार्ड माइंड। आज हम लेके आए हैं हमारा जो रिसेंट में टॉपिक है, बजट हमारा पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया है। इसमें जो उनके द्वारा डिस्कस किया गया है उसको हमने 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं और उसको डिस्कस हम करेंगे। पार्ट ए में हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, अचीवमेंट सिंस 2014, लिविंग नो वन बिहाइंड, विजन फॉर अमृतकाल एंड एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, priorities of this budget, inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, financial sector। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इस बजट में हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट बी में हमारा रहेगा ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, लैब ग्रोन डायमंड्स, प्रीसियस metals, compound rubber, cigarettes, directors, MSME and professionals, corporations, startups, appeals, better targeting of tax concessions, rationalization, others, पर्सनल इनकम टैक्स। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड चलिए लेट्स स्टार्ट इट। हमारा जो फर्स्ट है इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो इस बजट में क्या है कि पिछली बार का जो बजट था उसकी नींव जो रखी गई थी सतत निर्माण करते हुए भारत के लिए जो रूपरेखा खींची गई थी उसके बारे में डिस्कस किया गया था। और इसमें उम्मीद की गई है कि हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करें, जिसमें विकास के सुफल सभी क्षेत्रों और नागरिकों को, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक पहुँचे। ठीक है। और हमारी आज़ादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था का एक चमकता सितारा माना है, क्योंकि चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान लगाया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि ये सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। ये कोविड-19 और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पैमानों पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के सही रास्ते पर है और चुनौतियों का सामना करते हुए भी समय के बावजूद उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ रही है। आज जबकि भारत के लोग अपना मस्तिष्क ऊंचा करके खड़े हैं और दुनिया भारत की उपलब्धियों और कामयाबियों की सराहना कर रही है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी वो आगे बढ़ती रहेगी और हमारी कोशिशों को आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो ठीक है, इसमें हम ये सब देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों की क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनके परिणामस्वरूप जन भागीदारी और ज़रूरतमंद लोगों के लक्षित समर्थन मिल सकते हैं। इससे हमें मुश्किल वक्त में अच्छा करने में मदद मिली है। दुनिया में भारत का कद कई शानदार उपलब्धियों की वजह से बड़ा है। अद्वितीय विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार, कोविन और यूपीआई, अभूतपूर्व पैमाने और रफ्तार से कोविड टीकाकरण अभियान, अग्रिम मोर्चों जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना, मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में अत्यधिक सक्रिय भूमिका इनके उदाहरण हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर रहे हैं। लगभग रुपए 2 लाख करोड़ से अधिक के संपूर्ण व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया है। और G20 अध्यक्षता चुनौतियों के बीच वैश्विक एजेंडा को संचालित करना। वैश्विक जो चुनौतियाँ हैं
चुनौतियों के इस दौर में G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को सशक्त करने में एक अद्वितीय अवसर देती है। और वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ हम वैश्विक चुनौतियों का निराकरण करने के लिए और टिकाऊ आर्थिक विकास संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लोक केंद्रित एजेंडा पर चल रहे हैं। एंड ये हमारा आता है वर्ष 2014 से उपलब्धियां किसी के पीछे नहीं छोड़ते हैं। वर्ष 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर क्वालिटी की ज़िंदगी और इज्जत की ज़िंदगी सुनिश्चित की है। यदि व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और ये दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमने कारोबार के लिए अनुकूल परिवेश के साथ एक सुशासित नवोन्मेषी देश के रूप में अपनी स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है, जैसा कि अनेक वैश्विक सूचकांकों से प्रतिबिंबित होता है। हमने कई संधारणीय विकास लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। ठीक है, सो प्रोग्रेस इन मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, and the economy has become lot of more formalized as reflected in the EPFO membership more than doubling the 27 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई, जैसा कि वर्ष 2022 में EPFO संस्था के दोगुने से अधिक 27 करोड़ होने और UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान से प्रतिबंधित होता है। लक्षित लाभों को सबके लिए सुलभ करने के साथ अनेक योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप समावेशी विकास संभव हुआ है। कुछ एक योजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि इसमें जो योजनाएं हैं, सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कितना है 11.7 करोड़। ये किस में हमारा किया गया, हाउस होल्ड टॉयलेट्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन। एंड 9.7 करोड़ LPG कनेक्शन अंडर उज्ज्वला। तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितना किया गया है 9.7 करोड़। ये डेटा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और हमारा जो है 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, तो 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हुई है। ठीक है, ये 102 करोड़ पर्सन्स। ठीक है, एंड 47.8 करोड़ PM जन धन बैंक अकाउंट्स। ठीक है, ये खोले गए हैं जनधन के अकाउंट। और हमारा है इंश्योरेंस कवर ऑफ 44.6 करोड़ पर्सन अंडर द PM सुरक्षा बीमा एंड PM जीवन ज्योति योजना। तो हमारे क्या हुआ, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण हुआ है और 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक खाते के लिए यूज़ किया गया है। PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर और PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नकद अंतरण, तो कैश ट्रांसफ़र किया गया है 2.2 लाख करोड़ का यहाँ पे ओवर द 11.4 करोड़ जो फार्मर्स थे उनके लिए PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। ये विजन फॉर अमृतकाल। ठीक है, एन एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। तो अमृतकाल के लिए संकल्पना सशक्त समावेशी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, अमृतकाल के लिए हमारी संकल्पना में शुद्ध लोक वित्त और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी चलित और जन आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। यह हासिल करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी आवश्यक है।
सो अमृतकाल इंक्लूड्स करती है टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस एंड रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर टू अचीव दिस जन भागीदारी थ्रो सबका साथ सबका प्रयास इज इसेंशियल। ठीक है, एंड इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सो 3 हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें? सबसे पहला है कि नागरिकों को विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना है। और तीसरा है वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला है फर्स्ट है फैसिलिटेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन, स्पेशली किसके लिए किया गया? यूथ के लिए यहाँ पे फोकस किया गया है टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस। सेकंड क्या है? प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग impetus to growth and job creation, and third strengthening the macroeconomic stability। ठीक है, to service these focus area in our journey to India at 100 we believe that the following our opportunity can be transported during the अमृत काल। तो भारत एट द 100 तक की हमारी जो यात्रा में ध्यान दिए जाने वाले इन क्षेत्रों के लिए काम करने के लिए मानना था कि अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौकों को रूपांतकारी हो सकता है। सबसे पहला हमारा हम देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूह से जोड़कर असाधारण कामयाबी हासिल की गई है। हम इन समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमियों समूहों जिनमें से प्रत्येक में कई हजार सदस्य होंगे और जिन्हें पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे। कच्चे माल की आपूर्ति के साथ और उनके उत्पादों को बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए उनकी सहायता की जाएगी। अनुसमर्थक नीतियों के साथ इन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजारों में सेवा देने के लिए अपने प्रचालनों का दायरा बढ़ाएं, जैसे कि कई स्टार्टअप्स की तरक्की करके यूनिकॉर्न में बदलने के मामले में हुआ है। ठीक है, सो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से जो अचीव रिमार्केबल सक्सेस हमें अचीव हुई है बाय मोबाइल रूरल जो वुमेन है उनमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप है 81 लैक्स। कितने हैं? 81 लैक्स सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। यहाँ पे गांव में आपने देखा होगा कुछ औरतें होती हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाता है और उन ग्रुप में महिलाओं को सरकार के द्वारा कुछ धन उनको दिया जाता है जिससे वो अपना खुद का जो स्टार्टअप है, छोटे छोटे बिजनेस है, कुछ भी कर सकते हैं उनका यूज़ करके। जैसे कई औरतें जो होती हैं पशुपालन करती हैं, किसी को कढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत है और ये छोटे छोटे बुन करके काम है, सिलाई के, इस तरह के छोटे छोटे जो काम हैं औरतें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, उन्हें समूह से पैसा मिल जाता है और वो उसको किस्तों के रूप में देती रहती हैं। तो एक तरह से इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है और ये आगे भी फ्यूचर में उसके लिए एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा आता है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इसमें क्या होता है, सदियों से क्या होता है अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतः विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति, हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावनाओं को निरूपित करते हैं और पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई है। यह नई स्कीम उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमानों और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के संगठकों में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा बल्कि उसमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी, दक्ष हरित प्रौद्योगिकियों, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय वैश्विक बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी। इसमें अनुसूचित जनजातियों को और अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और
कमज़ोर वर्गों के लिए बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि हमारे जो मतलब जो आर्टिसंस होते हैं, क्राफ्ट्स पीपल होते हैं, जो वर्क करते थे, अपने हैंड्स के द्वारा कुछ चीज़ों को बनाते थे, तो इसी के लिए हमारा इंडिया जाना जाता है। तो उनको क्या करेंगे, उनको विश्वकर्मा कहते हैं। जैसे कि द आर्ट एंड क्राफ्ट क्रिएटेड बाय देम रिप्रेजेंट द ट्रू स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। उसकी जो ट्रू स्पिरिट है वो इन्हीं के द्वारा हमारी मतलब की जाती है। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा एक पैकेज उन्होंने तैयार किया है, असिस्टेंट फॉर देम हैज़ बीन कंसेप्चुलाइज देन। और ये जो न्यू स्कीम है उनको इम्प्रूव करेगी, उनकी क्वालिटी को, उनका स्केल एंड रीच फॉर देयर प्रोडक्ट, और इंटीग्रेटिंग देम विद द एमएसएमई वैल्यू चेन। और जो कंपोनेंट है उनका, जो स्कीम विल इंक्लूड नॉट ओनली द फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको फाइनेंस सपोर्ट के साथ साथ क्या होगा, उनके स्किल्स को एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको नॉलेज दी जाएगी, और मॉडर्न डिजिटल टेक्निक्स जो होती हैं एंड इफ़िशिएंट ग्रीन टेक्नोलॉजी होती है, एंड ब्रांड प्रमोशन भी उनका किया जाएगा। लिंकेज विद द लोकल एंड ग्लोबल मार्केट, लोकल और ग्लोबल मार्केट के बीच में लिंकेज के साथ में, एंड डिजिटल पेमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी। दिस विल ग्रेटली बेनिफिट। इससे किसको बेनिफिट मिलेगा, एक तो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल्स ट्राइब है, ओबी ओबीसी की जो वुमेन्स हैं, और पीपल बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन जो भी हैं, इन सबको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। अब तीसरा हमारा आता है पर्यटन, यानी कि टूरिज्म। द कंट्री ऑफर्स इमेंस अट्रैक्शन फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन टूरिस्ट। हमारी जो कंट्री है उसमें आप देखते हैं घरेलू के साथ साथ हमारे विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षक स्थानों की भरमार है। पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं जिनका उपयोग किया जाना है। इस क्षेत्र में विशेषकर युवाओं के लिए नौकरियों एवं उद्यमिता के शानदार मौके हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य राज्यों की सक्रिय सहभागिता, सरकारी कार्यक्रमों से समन्वय एंड पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के साथ मिशन मोड में किया जाएगा। ठीक है, सो प्रमोशन किया जाएगा टूरिज्म, और ये मिशन मोड में किया जाएगा विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट का पार्टिसिपेशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में किया जाएगा। क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें ये इमेंस अट्रैक्शन रहा है फॉरेन टूरिस्ट के लिए, और यहाँ पे बहुत ही पोटेंशियल है यहाँ पे टूरिज्म का, एंड द सेक्टर होल्ड्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर, यहाँ पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जॉब्स की एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे जो यूथ ही ने पार्टिकुलर, ठीक है, उनके लिए। उसके बाद में आते हैं ग्रीन ग्रोथ, हरित जिसे विकास कहा जाता है। वी आर implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green building and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of economy and provide for a large scale green job opportunity. सो हम हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन और हरित उस उपस्कर के लिए अनेक कार्यक्रमों और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए नीतियाँ क्रियान्वित कर रहे हैं, और हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता को कम करने में सहायता पहुंचाते हैं और हरित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियों के मौके उपलब्ध कराते हैं। अब इस बजट की प्रायोरिटीज़ क्या रही हैं? द बजट अडॉप्ट द फॉलोइंग 7 प्रायोरिटीज़। इनमें 7 प्रायोरिटीज़ हैं। सबसे पहले द कम्प्लीमेंट ईच अदर एंड एक्ट एज द सप्त ऋषि गाइडिंग एज दो द अमृत काल। सो इस बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकता अपनाई गई हैं, वे एक दूसरे को संपूर्ण करती हैं, अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्त ऋषि की भांति कार्य करती हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि समावेशी विकास। समावेशी विकास reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power and financial sector. So समावेशी विकास है, इसमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, यानी कि जैसे कोई स्कीम है आपकी, वो ऐसा ना हो कि मतलब कहीं मतलब जैसे होता नहीं कि अगर पीएम ने किसी के लिए मतलब आवास के लिए पैसा भेजा तो सीधे वो मतलब उन्हीं के जिसको ज़रूरत है उसके पास सीधे जाएगा।
ऐसा नहीं है कि वो बीच में ही रह गया। तो इसके लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का है एवं अवसंरचना एवं निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और उनमें इन्वेस्टमेंट का करना है। ठीक है, सक्षमता को सामने लाना है, अनलीजिंग द पोटेंशियल एंड ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास के लिए, और युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये सब हमारा इसमें सम्मिलित है। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहला जो हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, उसमें क्या है, सबका साथ सबका विकास के सरकार के सिद्धांत ने विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा लोगों ने, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को कवर करते हुए समावेशी विकास संभव किया है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी निरंतर ध्यान दिया गया। ये बजट उन प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अब है एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन, कृषि एवं सहकारिता। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचलन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्री टेक इंडस्ट्री एवं स्टार्टअप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे। तो यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, open standard and interoperational public good, and this will enable the inclusive farmer centric solution through the relevant information service for crop planning and health, improved access to farmer inputs, credits and insurance, help for crop estimation, market intelligence and support for the growth for agri-tech industry and startups. Agriculture Accelerator Fund, कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, यानी कि युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोल सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धन निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराना है। ये कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं लाभप्रदता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को भी लेकर आएगी। सो एन एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड विल बी सेटअप, एक एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड सेटअप किया जाएगा जो एनकरेज करेगा एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, जो यंग एंटरप्रेन्योर होंगे उनके लिए रूरल एरियाज के, और द फंड विल बी एम एट द ब्रिंगिंग इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशन। इस फंड का क्या एम रहेगा, इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशन देगा फॉर चैलेंजेस फेस्ड बाय द फार्मर्स। इट विल आल्सो ब्रिंग इन मॉडर्न, और यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड, उससे उनका जो प्रोडक्टिविटी है और उनकी जो प्रॉफिट, जो उनसे मिलने वाला प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ उसके बाद में एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी कॉटन क्रॉप, यहाँ पे कॉटन जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी है, कपास फसल की उत्पादकता को बढ़ाना। तो इसमें क्या है, वी विल लॉन्च ए आत्मनिर्भर क्लीन plant program to boost availability of disease-free quality planting material for high-value horticulture crops at an outlay of 2,200 करोड़। तो कपास की फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, अतिरिक्त लंबे रेशेदार कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट भागीदारी, जिसे हम बोलते हैं PPP के माध्यम से क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाएंगे। किसानों और राज्य में इंडस्ट्री के परस्पर सहयोग से इनपुट आपूर्ति, एक्सटेंशन सेवाओं और मार्केट लिंकेजों की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, एंड ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, इसको बोलते हैं श्री अन्ना। ठीक है, मिलेट्स को श्री अन्ना भी बोलते हैं। सो हमारा यहाँ पे क्या है, ये हम आत्मनिर्भर ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, सॉरी, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम,
We will launch an Atmanirbhar clean plant program to boost availability of disease-free quality planting material for high-value horticulture crop at outlay of 2,200 crore. हम रुपए लगभग 2,200 करोड़ के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य में सबसे आगे है, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है। हम दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। हम कई प्रकार के श्री अन्न उगाते हैं, जैसे कि ज्वार हो गया, रागी हो गई, बाजरा हो गया, कुट्टू हो गया, रामदाना हो गया, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा। इनके ढेरों स्वास्थ्य फायदे हैं और ये सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे हैं। और श्री अन्न को उगाकर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। और अब भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद है को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जिससे कि संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों अनुसंधान के प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया हमारा जो है forefront of popularizing millets whose consumption further nutrition, food security and welfare for प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं एंड सेकंड एक्सपोर्टर, हम श्री अन्न का एक्सपोर्ट करते हैं। वी ग्रो, हमारे जो सेवरल टाइप्स के जो श्री अन्न हैं, जैसे कि ज्वार हो गया, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकू, कोडो, चीना, शामा। सो दीज हैव नंबर ऑफ, इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। वी हैव बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फूड सेंचुरीज। आई एक्नॉलेज विद प्राइड द ह्यूज सर्विस डन बाई। ठीक है, तो फार्मर्स इज कंट्रीब्यूटिंग हेल्थ and for the fellow citizen by growing these श्री अन्न। now अब हमारा जो आता है now to take make India a global hub for श्री अन्न। यहाँ पे श्री अन्न के उसके लिए ग्लोबल हब बनाया जाएगा इंडिया को श्री अन्न के लिए। द इंडियन इंस्टीट्यूट है मिलेट रिसर्च हैदराबाद का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद विल भी सपोर्ट करेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस रिसर्च टेक्नोलॉजीज एट द इंटरनेशनल लेवल। अब आता है एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि ऋण। जो कृषि ऋण है उसके बारे में बताया था। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट विल बी इंक्रीज, उसको टारगेट है कि उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा? 20 लाख करोड़ रुपीस में। विद द फोकस, उस पर फोकस रहेगा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज। दैट मीन कि हमारा जो कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। एंड वी विल लॉन्च अ न्यू सब स्कीम फॉर पीएम मत्स्य संपदा योजना विद अ टारगेटेड इन्वेस्टमेंट कितना है 6,000 करोड़ टू फर्दर इनेबल एक्टिविटीज फॉर फिशरमैन। एंड ये है 6,000 करोड़ फॉर फर्दर इनेबल एक्टिविटीज फॉर फिशरमैन, फिश वेंडर्स एंड माइक्रो स्मॉल एंड enterprises, improve the value chain efficiencies and expand the market। हमारा 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ में पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू करी जाएगी, ताकि जो मछुआरे हैं और मछली विक्रेता हैं, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम अपने कार्य में और अधिक सक्षम बन सके और मूल्य श्रृंखला में दक्षताओं में सुधार लाया जा सके और बाजार का विस्तार किया जा सके। एंड उसके बाद में आता है कॉपरेशन, सहकारिता जिसे बोलते हैं। फॉर फार्मर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनके लिए क्या है? मार्जिनलाइज सेक्शन द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यहाँ पे कौन सा है? कोऑपरेटिव बेस्ड
इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है। अ न्यू मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन वाज फाउंड विद द मैंडेट रियलाइज द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसानों को विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा अन्य वंचित क्षेत्रों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देगी और सरकार सहकार से समृद्धि का जो विजन है उसे हासिल करने के लिए अधिदेश के साथ एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले ही 2516 करोड़ के निवेश का साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, जिसको हम PSCS के कंप्यूटर का कार्य शुरू किया गया है और सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ परामर्श करके PSCS के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए गए थे ताकि बहुउद्देशीय PSCS बनाने में सक्षम हो सके। सहकारी सोसाइटी के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, टू रियलाइज द विजन द गवर्नमेंट ने क्या करा है, ऑलरेडी जो इनिशिएटेड कंप्यूटराइजेशन कर दिया है फॉर 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, PACS जिसे बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ये जो होती हैं ये किसानों को ऋण प्रोवाइड करती हैं और उनके लिए इन्होंने कर दिया है, इन्वेस्टमेंट करी है 2516 करोड़ रुपए का और कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर एंड स्टेट मॉडल बाई लॉ फॉर PACS वर फॉर्मुलेटेड एंड बिकम मल्टीपर्पज़। ठीक है, इनको मल्टीपर्पज़ कर दिया जाएगा। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस इज बीइंग प्रिपेयर्ड, एक कोऑपरेटिव डेटाबेस प्रिपेयर किया जा रहा है, कंट्री वाइड मैपिंग फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, पूरी कंट्री में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक मैप तैयार किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे ये स्टार्ट की जा सकती है। उसके बाद में आते हैं with the backdrop we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative price through the sale appropriate times. The government will also facilitate setting up of large number of multi-purpose इस पृष्ठभूमि के साथ हम एक व्यापक विकेंद्रीकरण भंडारण क्षमता बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जाएगी। इसमें किसानों के साथ क्या होगा, अपने उत्पादों को भंडार कर पाएंगे और उचित समय पर उनकी बिक्री भी कर पाएंगे। इससे क्या होगा, उनको लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिल जाएगी और सरकार अगले 5 वर्षों में कवर नहीं किए गए पंचायतों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सरकारी सोसाइटी और प्राथमिक मत्स्य सोसाइटी और डेयरी सहकारी सोसाइटी की स्थापना करने हेतु सुविधा प्रदान कर देगी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी फिशरी सोसाइटी एंड डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन अनकवर्ड पंचायत एंड विलेज इन द नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर ही। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन स्किलिंग। मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज के बारे में सबसे पहला। 157 new nursing college will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा पहले से हमारे कितने थे 157 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अब इसमें क्या होगा, संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। और सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो हमारा था, इसमें क्या है, सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन में क्या था, वर्ष 2047 तक सिकल सेल अनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रभावित जनजातियों के जो क्षेत्र हैं उनमें जागरूकता फैलाई जाएगी कि जिसमें 0 से लेकर 40 वर्ष की जो आयु वर्ग के लोग हैं 7 करोड़ लोगों के यूनिवर्सल स्क्रीनिंग किया जाएगा और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से प्रयासों को माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। ठीक है, मेडिकल रिसर्च में क्या आता है, चिकित्सा अनुसंधान में क्या, फैसिलिटी इन सेलेक्ट ICMR लैब्स विल बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, फैकल्टी एंड प्राइवेट सेक्टर, रूरल एंड डेवलपमेंट टीम फॉर द एनकरेजिंग कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इनोवेशन। सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को
प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा ICMR प्रयोगशालाओं की सुविधा सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेजों को संकाय तथा निजी क्षेत्र के अनुसार एवं विकास दलों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, ओके, एंड फार्मा नवाचार। सो यहाँ पे आते हैं अ न्यू प्रोग्राम, इनको प्रमोट किया जाएगा इनोवेशन के लिए। एंड फार्मास्यूटिकल्स विल बी टेकन अप थ्रू द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेल आल्सो इनकरेज इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक प्रायोरिटी एरियाज। तो मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं नवाचार प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि विशिष्ट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में निवेश के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है। चिकित्सा के उपकरणों हेतु बहुविषयक पाठ्यक्रम होगा। जैसे मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों हेतु पूर्ण समर्पित बहुविषयक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भविष्यकालित चिकित्सा प्रौद्योगिकी उच्च कोटि की विनिर्माण अनुसंधान के लिए कुशल मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस, dedicated multidisciplinary course for medical devices will be supported in existing institution to ensure availability of skilled manpower हो। ऐसा ना उनको स्किल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा फॉर फ्यूचरिस्टिक मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी ध्यान दिया जाएगा। अध्यापकों का प्रशिक्षण यानी कि नमोन्वेषी शिक्षा विज्ञान एंड पाठ्यचर्या समव्यवहार, सतत पेशेवर विकास, डिस्ट्रिक्ट सर्वेक्षण और ICT कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनः परिकल्पित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा। सो टीचर की जो ट्रेनिंग है उसे मतलब ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। इसमें री इन्वेस्ट थ्रू द इनोवेटिव पेडोगी एंड करिकुलम ट्रांसैक्शन, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट सर्वे एंड ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as a vibrant institute for excellence for this purpose. ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। सो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी। इसमें क्या होगा कि बच्चों और किशोरों के लिए अलग अलग इलाकों में जैसे भाषा जो उनकी इलाकों की भाषा है, रीजनल लैंग्वेजेस होती है, उसमें विषयों में और स्तरों में गुणवत्तापूर्वक पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संस्थान तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराने को प्रोत्साहित किया जाएगा। सो यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो रही है जो कि चिल्ड्रन और एडोलसेंट जो होंगे सेटअप की जाएगी, जिससे क्या होगा कि क्वालिटी बुक्स होंगी और ज्योग्राफीज की जो उनके जो रीजनल लैंग्वेजेस होंगी और जी इंग्लिश की जैसे वो हो गई, इन लेवल्स पे जो डिवाइस एंड एग्नोस्टिक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें स्टेट को एनकरेज किया जाएगा कि वो फिजिकल लाइब्रेरी को जो पंचायत है या वार्ड लेवल है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाए उनके लिए, जिससे कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जा सके। तो उसके बाद में आते हैं इसके अतिरिक्त पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और महामारी के समय की देखो महामारी के समय पे क्या हुआ था, एजुकेशन काफ़ी पीछे चली गई थी, काफ़ी स्कूल लॉन्ग टाइम के लिए बंद हो गए थे, जिससे एजुकेशन में थोड़ा सा गैप आ गया था। तो इससे क्या होगा कि अब जो लाइब्रेरी इस तरह से मतलब पंचायत में खोली जाएगी, इससे क्या होगा पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और महामारी के समय जो अधिगम क्षति को पूरा किया जा सकेगा। और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल्य पुस्तक न्यास तथा अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं तथा अंग्रेजी पाठ्येतर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पुनः पूर्ति के लिए
प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करने वाली एनजीओ के साथ में सहयोग से इस पहल का हिस्सा होगा। तो एनजीओ का भी सपोर्ट लिया जाएगा और वित्तीय समझ लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र विनियामकों और संगठनों को इन पुस्तकालय में उम्र के हिसाब से उपयुक्त पठन सामग्री देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे जिसकी एज जितनी है उसी हिसाब से उनको पुस्तकें प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो अपना जो भी है चीज़ों को, नॉलेज को और बढ़ा सकें। ठीक है, अब इसमें प्रायोरिटीज़ क्या है? अंतिम छोर पर व्यक्ति तक पहुंचना। इसका सबसे पहला क्या है कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार जो थी उनमें जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया गया था। इसको मतलब अगर हम देखें तो हमारे जो वाजपेयी गवर्नमेंट थी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन उन्होंने क्या करा, बनाया था। तो उन्होंने प्रोवाइड किया था, शार्पर फोकस उनका क्या था कि रीचिंग द लास्ट माइल। इसका मतलब है तो इसके लिए सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा अंतिम छोर तक जो व्यक्ति तक कोई चीज़ है वो पहुंचाना और के उद्देश्य से अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारी सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी कौशल विकास, जल शक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है। जिसमें मतलब कौन कौन से मंत्रालय का गठन किया गया है? आयुष, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट, जल शक्ति एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम। अब इसमें क्या है? आकांक्षी जिले एवं ब्लॉक कार्यक्रम। इसमें क्या होता है? बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कवरिंग 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as the health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development and basic इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आकांक्षी जिले जैसे कार्यक्रम में सफलता को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार सरकार ने क्या किया? हाल में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं आधारभूत अवसंरचनाओं जैसे कि विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉक है ना, उनको कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन, इसमें क्या है? विशेष रूप से जो संवेदनशील जनजातीय समूह हैं, पीबीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीबीटीजी परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास और स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविकाओं के अवसरों जैसे बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजनाओं के तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इन द नेक्स्ट 3 years सेंटर विल रिक्रूट 38,800 टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सर्विंग 3.5 लाख ट्रैवल स्टूडेंट। जो हमारे ट्रैवल के 3.5 लाख ट्रैवल स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है? एक योजना लेके आए हैं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे वहीं पे रहेंगे और वहीं पे उनकी एजुकेशन होगी और ये 3.5 लाख जनजातीय जो छात्र होंगे उनके लिए चलाए जाएंगे, जिसमें से 740 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे और इसमें लगभग 38,800 अध्यापकों को भी उनको रोजगार किया जाएगा और सहायक कार्मिक जो होंगे उन्हें नियुक्त किया जाएगा। ऊपर से आता है वाटर फॉर ड्राफ्ट प्रोन रीजन, तो जहाँ पे सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल प्रोवाइड किया जाएगा। कर्नाटक के देखो सूखा प्रवण मध्य क्षेत्रों में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया करने तथा पेयजल के लिए वह स्थल टैंकों के भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। ऊपर से आते हैं पीएम आवास योजना। तो पीएम आवास योजना के लिए परिवेश 66% बढ़ाकर रुपए 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं भारत शेयर्ड
रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इसमें है भारत साझा पुरालेख निधान। इसमें क्या होगा, भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण से स्थापित किया जाएगा। सो भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन विल बी सेटअप इन द डिजिटल इपिग्राफी म्यूजियम, एक इपिग्राफी डिजिटल म्यूजियम है उसमें करा जाएगा। और विद डिजिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशियंट, जो एंशियंट हमारी इंस्क्रिप्शन है उनके लिए फर्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स, और जो हमारे निर्धन जो कैदियों हैं उनके लिए सहायता की जाएगी। जेल में बंद बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही निर्धन व्यक्ति हैं, जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ होते हैं, उनको आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अब इसमें आता है अब प्राथमिक अवसंरचना एवं निवेश। अब अवसंरचना एवं उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास एवं रोजगार पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। महामारी की देखो स्वस्थ अवधि के बाद निजी निवेश द्वारा बढ़ रहे हैं। इस बजट में क्या होगा कि निवेश और रोजगार के सृजन के लिए हितकारी चक्र को गति प्रदान की जाएगी और एक बार फिर से महत्व दिया गया है। उसके बाद में आते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज ए ड्राइवर ऑफ growth and jobs. Capital investment outlay is being increased stably for the third year in a row by 33% and 10 lakh crore, which would be 3.3% of GDP. This will be almost 3 times outlay in 2019. Capital investment as a driver of growth and jobs. विकास और रोजगार के संभाग के रूप में पूंजीगत निवेश में क्या होगा, परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ किया जा रहा है। जो जीडीपी हमारी टोटल है उसका 3.3% होगा। यह वर्ष 2019 से 2020 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक होगा। हाल ही के वर्षों में हुई पर्याप्त वृद्धि विकास संभावना और रोजगार का सृजन में तेजी लाने और निजी निवेशों को जोरदार तरीके से बढ़ाने और वैश्विक मंदी के प्रति सुरक्षा कवच लगाने में सरकार का प्रयासों में मूल है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले को इंक्रीज किया गया है, जो कि थर्ड ईयर इन रो मतलब किया गया है। इसमें 33% है, यानी कि 10 लाख करोड़ रुपीस का इंक्रीमेंट इसमें हो गया है, विच वुड बी, जो हमारी जीडीपी है उसका 3.3% है, ठीक है। दिस विल बी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द आउटले, जो 2019 से 20 का जो था उसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि 3 गुना उससे ज़्यादा है। एंड अब हम आते हैं 45 पॉइंट नंबर पे। दिस सब्सटेंशियल इंक्रीज इन रिसेंट ईयर is central to the government's effort to enhance growth potential and job creation, crowd in private investment and provide cushion against a global headwinds. हाल के वर्षों में जैसे पर्याप्त वृद्धि, विकास संभावना और रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए निजी निवेशों को जोरदार तरीके से बढ़ाने और वैश्विक मंदी के प्रति सुरक्षा कवच लगाने के लिए सरकार के प्रयास के मूल में है। एन इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, द डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट center is complemented by the provide made of for the creation of capital assets through the grants in aid to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at rupees 13.7 lakh crore, which will be 4.5% of GDP. तो केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजीगत निवेश का राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत जो आस्तियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान द्वारा संपूर्ण किया जाता है। केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा।
सो डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो सेंटर के द्वारा कम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसमें कैपिटल एसेट है थ्रू द जेंट एड टू द स्टेट, इसको हमारा स्टेट को ग्रांट एड दिया जाएगा। इससे द इफेक्टिव कैपिटल जो एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर बजटेड किया जाएगा वो है 13.7 लाख करोड़। अब ये हमारा कितना होगा जीडीपी का, 4.5% ऑफ जीडीपी। इसको बोलते हैं द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद में आते हैं सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें है कि अवसंरचना में निवेश में तेजी लाने और राज्यों को संपूरक नीतिगत कार्रवाइयों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1.3 लाख करोड़ के उल्लेखनीय रूप से बड़े परिव्यय के साथ राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और 1 वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यानी कि 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण उनको दिया जाएगा और 1 वर्ष तक इसे जारी रखने का निर्णय लिया गया है। Enhancing opportunity for private investment in infrastructure. The newly established Infrastructure and Finance Secretariat will assist all stakeholders. तो हमारा जो अभी जो एस्टेब्लिश किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट, ये असिस्ट करेगा स्टेक होल्डर को फॉर मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो और जो कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग जैसे रेलवे हो गया, रोड्स हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर विच आर प्रीडिमोनेंटली डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक रिसोर्सेज, जो कि पूरी तरह से पब्लिक रिसोर्सेज पे आधारित है। सो नवस्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानतः सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले, जैसे कि रेलवे हो गया, सड़क हो गया, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर सहित में से अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची। द हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी रिव्यूड। जो हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट है उसको रिव्यू किया जाएगा बाय एन एक्सपर्ट कमिटी, एक बनाई जाएगी फॉर द रिकमेंडिंग द क्लासिफिकेशन, जो रिकमेंड करेगी क्लासिफिकेशन एंड फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क सुटेबल फॉर अमृतकाल, जो भी अमृतकाल के रहेगा। सो दैट मीन अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची की अमृतकाल के लिए उपयुक्त वर्गीकरण और वित्त पोषक फ्रेमवर्क की संतुष्टि करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, एंड रेलवे में क्या होगा, अ कैपिटल आउटले ऑफ रुपीज 2.40 लाख करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द रेलवेज। दिस हाईएस्ट एवर आउटले इज अबाउट 9 times द आउटले मेड इन 2013 to 14, यानी कि ये 9 गुना ज़्यादा है जो 2013 से 14 के बीच में किया गया। कितना है, 2.40 लाख करोड़। तो यहाँ पे आते हैं, इसमें है रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो कि अब तक की सर्वाधिक परिव्यय वर्ष, जैसे कि 2013-14 में दिया गया था, उसका लगभग 9 गुना है। अब आते हैं लॉजिस्टिक्स। इसमें क्या है, 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, यानी कि 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसमें सम्मिलित हैं फॉर द लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर ports, coal, steel, fertilizers and food grain sector have been identified. They will be taken up on priority with the investment of rupees 75,000 crore, including the 15,000 crore from the private sources. यानी कि संभार तंत्र लॉजिस्टिक, इसमें है पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए जो शुरू से लेकर अंत तक संपर्क साधने के लिए 100 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं अभिगत की गई हैं। इन परियोजनाओं को निजी स्रोतों में जैसे कि 15,000 करोड़ रुपए और सहित 75,000 करोड़ के निवेश के साथ प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में आते हैं रीजनल कनेक्टिविटी। सो 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स होंगे, हेलीकॉप्टर्स, वाटर
aerodromes and advanced landing ground will be revived for improving regional air connectivity। इससे क्या होगा, ये हमारा है, इसमें है क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज ऑफ टुमारो, भविष्य के लिए संधारणीय शहर। राज्यों और शहरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे हमारे शहरों को भविष्य के संधारणीय शहरों को रूपांतरित करने के लिए शहरी आयोजन, सुधार और कार्यवाहियां करें। इसके लिए भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग करना होगा, शहरी अवसंरचना के पर्याप्त साधनों का सृजन करना होगा, परागम उन्मुखी विकास करना होगा, शहरी भूमि की उपलब्धता और वहनीयता बढ़ानी होगी और सभी के लिए अवसर प्रदान करने होंगे। म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए शहरों को तैयार करना। Making cities ready for municipal bonds through the property tax governance reform and ring fencing user charges and urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their credit worthiness for municipal bonds। यानी कि जो संपत्ति कर व्यवस्था में क्या होगा, सुधार लाकर जो शहरी अवसंरचना पर प्रयोक्ता प्रभार लगाकर शहरों को म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए अपनी ऋण प्राप्ति योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद में आता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सो हमारा ये आता है लाइक द RIDF एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विल बी एस्टेब्लिश्ड। यानी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को एस्टेब्लिश किया जाएगा थ्रू यूज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल। इससे क्या होगा, जो कि इसके माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और राज्यों को UIDF का उपयोग करते समय उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभारों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ साथ मौजूदा स्कीमों में संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हम इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ प्रति वर्ष की धन राशि उपलब्ध कराने की उम्मीद करते हैं। ठीक है। अर्बन सैनिटेशन इसमें आता है शहरी स्वच्छता में क्या आता है, सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक और सीवरों का मल कीचड़ बाहर निकालने के लिए मैन होल को मशीन होल के रूप में प्रयोग। पहले क्या होता था, जो मैन होल मतलब होता है जिसमें कि आदमियों के द्वारा इसमें मतलब जाते थे वो लोग, पूरा गड्ढा वगैरह होता था उसमें खुद ही अपने हाथों से मतलब निकालते थे। लेकिन अब क्या होगा, इसको मशीन के द्वारा निकाला जाएगा, तो इसको मैन होल को मशीन होल के रूप में प्रयोग करके 100% मशीनी तरीके से साफ किया जाएगा। सूखे और गीले अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। यानी कि सूखा और गीला जो भी होगा उनको मतलब साइंटिफिक तरीके से उनका निपटारा किया जाएगा, इनका प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद में आता है प्राथमिकता सक्षमता को सामने लाना, अनलीजिंग द पोटेंशियल। गुड गवर्नेंस इज द की टू नेशन प्रोग्रेस। Our government is committed to providing transparent and accountable administration which work for the betterment and welfare for the common citizen, said Honorable Prime Minister. So, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि सुशासन राष्ट्र की प्रगति का मूल मंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है और जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करो। अब आता है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी, अंडर द मिशन कर्मयोगी सेंटर और जो स्टेट है यूनियन टेरिटरीज आर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए। जो द गवर्नमेंट हैज आल्सो लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी सम्मिलित किया गया है। इसको बोलते हैं आई गॉट कर्मयोगी टू प्रोवाइड कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर लैक्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू अपग्रेड देयर स्किल एंड फैसिलिटेट पीपल सेंट्रिक अप्रोच।
इसमें क्या होगा, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजना तैयार और क्रियान्वित कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जिसमें लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशलों को उन्नयन करने के लिए और लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर मिलेंगे। ठीक है। और फॉर एनहेंसिंग ease of doing business, for more than 39,000 complaints have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Viswas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया जाएगा और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। और विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए इसमें 42 केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। और इस बजट में हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य को सामने लाने के लिए अनेक उपायों को प्रस्ताव किया गया है। उसके बाद में आता है सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रियलाइजिंग द विजन द मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया। 3 centers for excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions and leading industry players will be partner and connecting the interdisciplinary research, develop cutting-edge applications and scale-level problem solution in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective artificial intelligence ecosystem and nurture quality human resources in the field. So, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में बनाएं और AI की भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें अग्रणी उद्योगपति, कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने और अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयार करने में सहभागी होंगे। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इको सिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय डाटा शासन नीति, इसमें स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। इसमें अज्ञानतम से आने वाले डाटा तक बनाने में मदद मिलेगी। यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे कि टू अनलीश इनोवेशन एंड रिसर्च बाय स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया, अ नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी विल बी ब्रॉट आउट। दिस विल एनेबल एक्सेस टू एनोनिमाइज्ड डेटा। ठीक है। अपने ग्राहकों को जाने, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नो योर कस्टमर, यानी कि नो योर कस्टमर KYC जिसको बोलते हैं प्रोसेस। द KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulator will also be encouraged to have KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. तो इसमें क्या होगा कि अपने ग्राहकों को जाने KYC की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। एक आकार सबके लिए उपयुक्त की बजाय जोखिम आधारित मानदंड अपनाकर KYC प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को ऐसी KYC प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करे के लिए पूर्णता और सहज भी हो। ठीक है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर आइडेंटिटी एंड एड्रेस अपडेटिंग, पहचान और पते के
अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान किया जाएगा। इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे विनियामकों और विनियमित निकायों द्वारा बनाए गए व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर सेवा और आधार का मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में आते हैं कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर फॉर द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर्ड टू हैव permanent account number. The PAN will be used as a common identifier for all digital system specified government agencies. This will bring ease of doing business and it will facilitate through the a legal mandate. So इसमें क्या है कि एक जैसे सामान्य बिजनेस पहचान करता होता है, तो उसमें क्या होता है, जिन बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या होना अपेक्षित है उनके लिए निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा और इसके कारोबार करना आसान हो जाएगा और इसके विधेयक अधिदेश के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। अब उसके बाद में आता है 65 पे है एकीकृत यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस, यानी कि एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया। एक ही सूचना को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास अलग अलग प्रस्तुत करने की अपेक्षा से बचने के लिए एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी। सूचना या विवरणी को एक सामान्य पोर्टल पर सरलीकृत प्रारूपों के दायर करने की इस प्रक्रिया को दायरकर्ता के विकल्प के अनुसार अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। विवाद से विश्वास रिलीफ फॉर MSME सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए राहत। कोविड अवधि के दौरान यदि MSME अपनी संविदाओं को निष्पादित करने में विफल रही हैं तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त राशि 95% भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा। इसके MSME को राहत मिलेगी। सो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ MSME, अगर MSME फेलियर होती है तो एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको 95% ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट रिलेटेड टू बिड और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उनको जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। दिस विल बी प्रोवाइड रिलीफ टू द MSMEs। एंड विवाद से विश्वास टू सेटलिंग कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स, जैसे कि विवाद से विवाद, इसमें सेकंड पार्ट में क्या है, संविदागत विवादों का निपटान। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों जिनमें मध्यस्थतम पक्षांठ को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है के निपटान के लिए मानकीकृत शर्तों वाली एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी। इसे विवाद की लंबितता के स्तर पर निर्भर रहते हुए श्रेणीकरण निपटान शर्तों को पेशकश करके किया जाएगा। सो टू सेटल कंट्रोलेक्चुअल डिस्प्यूट, जैसे ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है उनके बीच में, जैसे आर्बिट्रल अवार्ड इज अंडर द चैलेंज इन कोर्ट। ए वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम है, इसमें क्या होगा, स्टैंडर्डाइज टर्म की जाएंगी, विल बी इंट्रोड्यूस एंड दिस विल बी डन बाय द ऑफरिंग ग्रेडेड सेटलमेंट एंड टर्म्स डिपेंडिंग ऑन द पेंडेंसी लेवल ऑफ द डिस्प्यूट। स्टेट्स सपोर्ट मिशन, राज्य सहायता मिशन होगा, इसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों के लिए नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा। यानी कि द स्टेट सपोर्ट मिशन है जो नीति आयोग का, ये कंटिन्यू रहेगा 3 साल के लिए, और फॉर आवर कलेक्टिव एफर्ट टुवर्ड द नेशन प्रायोरिटीज। रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग, यानी कि परिणाम आधारित वित्त पोषण। सो to better allocate scarce resources for competing development needs for financing of select scheme will be changed on a pilot basis from the input basis to result basis. That mean प्रतिस्पर्धी विकास जरूरतों के दुर्लभ संसाधनों को प्रायोगिक आधार पर बेहतर तरीके से आवंटित करने की चुनिंदा स्कीमों के वित्त पोषण को इनपुट आधारित से परिणाम आधारित में बदल दिया जाएगा। पहले क्या होता था, यहाँ पे इनपुट आधारित होता था, अब इसको परिणाम आधारित में बदल दिया जाएगा। उसके बाद में आते हैं ई कोर्स
For efficient administration of justice, phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 करोड़ रुपीस। यानी कि अभी न्यायालय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए क्या किया जाएगा, 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा, यानी कि चरण 3 इसका शुरू किया जाएगा। उसके बाद में आते हैं फिनटेक सेवाएं, यानी कि फिनटेक सर्विसेज पे आते हैं। सो फिनटेक सर्विसेज इन इंडिया हैव बीन फैसिलिटेटेड बाय द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग आधार, पीएम जन धन योजना, बीडीओ, केवाईसी, India's tech and UPI to enable more fintech innovative services. The scope of documents available in DigiLocker for individual will be expanded. So भारत में फिनटेक सेवाओं को हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसमें जैसे कि आधार हो गया, पीएम जन धन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया टेक एंड यूपीआई शामिल है, के द्वारा सुगम बनाया जाएगा और अधिक नवोन्मेषी फिनटेक सेवाएं लाने में सक्षम बनाने के लिए एक डिजी लॉकर में लोगों के लिए उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे को विस्तार किया जाएगा। Entity DigiLocker. An entity DigiLocker will be set up for use of MSMEs, large business and charitable trust. This will be toward storing and sharing documents online securely whenever needed with the various authorities, regulators, banks and other business entities. So यहाँ पे क्या होगा, MSME और बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने, जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों और विनिमय को, बैंकों या अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी। ठीक है। एंड 5G सर्विसेज, 5G सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में से 100 जो प्रयोगशालाएं हैं वो स्थापित की जाएंगी, जिनमें अनेक नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ साथ स्मार्ट कक्षाओं, सूक्ष्म कृषि, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियों, हेल्थ केयर एप्लीकेशनों को कवर करेगी। ठीक है। उसके बाद में आता है लैब ग्रोन डायमंड। इसमें क्या आता है, लैब ग्रोन डायमंड है is technology and innovative driven emerging sector with a high employment potential. These environment friendly diamonds which have the optically and chemically the same property as the natural diamond and encourage the indigenous production of LGD seeds and machines and reduce the import dependency. A research and development grants will be provided to one of IIT for 5 years. जैसे प्रयोगशाला में उत्पन्न जो हीरे होते हैं उनके लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित और नवीन सिद्धांत से प्रेरित एक उभरता क्षेत्र है। इसमें क्या होगा कि रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ये हीरे पर्यावरण के हितैषी हैं और जिनमें वही प्रकाशीय और रासायनिक गुण होते हैं जो एक प्राकृतिक हीरो में होते हैं। इसमें क्या होगा, LGD सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर, जैसे हमारे जो कंट्री है वो बाहर से ही आयात करती है डायमंड्स को, सो उनकी जो निर्भरता है उसको भी ये घटाएगा और IIT जो है इसके लिए 5 साल के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। सो उसके बाद में आता है LGD के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए LGD के सीड्स पर सीमा शुल्क की दर को समीक्षा करने के प्रस्ताव वासठ के भाग खा में दर्शाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आता द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, अ प्रपोजल टू रिव्यू द कस्टम ड्यूटी रेट ऑन LGD सीड्स विल बी इंडिकेटेड इन पार्ट B ऑफ द स्पीच। प्रायोरिटीज ग्रीन ग्रोथ, प्राथमिकता क्या है, सबसे पहला है हरित विकास, जिसमें आता है जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन अ विजन ऑफ लाइफ और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट to spur a movement of the environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit and net zero carbon emission by 2070 to usher and green industrial and economic transition. This budget built on our focus on green growth. So that mean क्या है
कि जो माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की है। इसमें भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 2070 तक पंचामृत तथा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। ये बजट हरित विकास पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है। सो इसमें है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। हाल में जो 19,700 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाले स्थिति में ले जाने और जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने तथा भारत को इस उद्यम के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। और हमारा लक्ष्य है इसमें वर्ष 2030 से 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करना। तो रिसेंटली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था विद एन आउटले ऑफ 19,700 करोड़। इससे क्या होगा, ये फैसिलिटेट करेगा ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी, जिससे लो कार्बन इंटेंसिटी होगी, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उन पे उनका इंपोर्ट से डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी एंड मेक द कंट्री अज्यूम टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। इससे हमारी जो कंट्री होगी लीडरशिप होगी इसी मार्केट में इन द सनराइज सेक्टर। So our target is to reach annual production of 5 MMT by यानी कि 5 MMT हमारा 2030 तक हमारा ये टारगेट रहेगा 5 MMT। उसके बाद में आते हैं ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी ट्रांजिशन। दिस बजट इज प्रोवाइड्स ₹35,000 फॉर प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टूवर्ड एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे दिया है 35,000 करोड़ एंड नेट जीरो ऑब्जेक्टिव एंड एनर्जी सिक्योरिटी बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस बजट में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था, ऊर्जा परिवर्तन तथा निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, इसमें टू स्टीयर द इकोनॉमी ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमी को स्टीयर करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पाथ है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है विद अ कैपेसिटी 4,000 MWH megawatt hour will be supported with the viability gap funding. A detailed framework for pumped storage project will also be formulated. तो अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4,000 MWH की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडार प्राणियों को व्यवहार्यता अंतर्निधियन के माध्यम से सहायता दी जाएगी और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत कार्य ढांचा भी तैयार किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी एवोकेशन, द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर एवोकेशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ 13 गीगावाट renewable energy from Ladakh will be constructed with the investment of the 20,700 crore including central support 8,300 करोड़। सो लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पर्यवेक्षण प्रणाली को 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी, जिसमें 8,300 करोड़ को केंद्रीय सहायता शामिल है। इसमें कितनी सहायता केंद्र देगा, 8,003 करोड़। उसके बाद में आते हैं पीएम प्रणाम, पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ विल बी लॉन्च्ड टू incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use for chemical fertilizers। तो इसमें क्या है, इसमें है कि जो हरित ऋण कार्यक्रम है इसमें व्यवहारगत परिवर्तन का बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इसमें पीएम
पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के रूप प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा। उसके बाद में है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन जो है इस गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोएग्रो रिसोर्सिस धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य को स्थापित किया जाएगा। इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस, इसे बोलते हैं सीवीजी संयंत्र शामिल होंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र हैं, जिनमें कुल लगातार 10,000 करोड़ होगी। इसमें भाग खा में इसकी जिक्र होगी और इसमें प्राकृतिक बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के 5% सीबीजी अध्यादेश यथा समय लाया जाएगा। बायोमास के संग्रहण और जैव खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय प्राकृतिक खेती बायोगैस इनपुट संसाधन केंद्र, अगले 3 वर्षों में हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक, इसमें क्या होगा, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, मतलब 3 साल के लिए वी विल फैसिलिटेट 1 करोड़ फार्मर्स के लिए टू अडोप्ट, जो नेचुरल फार्मिंग के लिए अडोप्ट करेंगे। फॉर दिस 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर किए जाएंगे 10,000 एंड क्रिएटिंग ए नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क। सो इसमें क्या होगा, अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता दी जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद में आते हैं मिष्टी, बिल्डिंग ऑन इंडिया सक्सेस इन अफॉरेस्टेशन मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर shoreline habitat and tangible income. Misty will be taken up for the mangrove plantation along the coastline on salt panland wherever feasible through the convergence between मनरेगाज and कैंपा फंड एंड द अदर सोर्सेज। इसमें है वन रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर जो मनरेगा है और CAMPA कोष और उनके स्रोत के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ साथ जो लवण जो भूमि है जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होता है, जहाँ भी व्यवहार्य हो, मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंगू पहल मिस्ती की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अमृत धरोहर। इसमें क्या आता है, आर्द्र भूमि जैव विविधता का धारण करने वाली अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अपनी सबसे हाल के मन की बात में कहा कि अब हमारे देश में रामसर साइटों की जो कुल संख्या है 75 हो गई है, जबकि 2014 से पहले इनकी संख्या मात्र 26 थी। अब कितनी हो गई, 75। स्थानीय समुदाय संरक्षण के प्रयासों में हमेशा आगे रहे हैं। सरकार अमृत धरोहर स्कीम के तहत माध्यम से विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। इस स्कीम को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने, जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसर तथा स्थानीय समुदाय के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। उसके बाद में आता है कोस्टल शिपिंग। कोस्टल शिपिंग विल बी प्रमोटेड एज द एनर्जी इफिशिएंट एंड लोअर कॉस्ट मोड फॉर ट्रांसपोर्ट बोथ द पैसेंजर एंड फ्रेट थ्रू द PPP मोड विद द वायबिलिटी गैप फंडिंग। सो वनरोपण में भारत को तटीय नौवहन को व्यवहार्यता अंतर्निधियन के साथ सरकारी निजी भागीदारी, इसको बोलते हैं PPP रीति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि यह यात्रियों और माल भाड़े दोनों के लिए परिवहन की ऊर्जा कुशल एवं कम लागत वाली प्रणाली है। वाहनों का प्रतिस्थापन, व्हीकल रिप्लेसमेंट। सो इसमें क्या होगा, रिप्लेसिंग ओल्ड पॉल्यूटिंग, जो पुराने
जो व्हीकल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रीनिंग और अवर इकॉनमी, अपनी इकॉनमी को ग्रीनिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फर्दरनेंस ऑफ द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी मेंशन इन द बजट, इसमें व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी मेंशन की गई है बजट 2021-22 में। आई हैव allocated adequate funds to scrap old vehicle of the central government. State will also support in replacing old vehicle and ambulance. इसमें क्या होगा, जो कि प्रदूषण करने वाले जो पुराने वाहन थे उनको बदला जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए बजट 2021 और 22 में उल्लेखित वाहन स्क्रैपिंग की नीति को और बढ़ावा देने के लिए जो केंद्र सरकार ने जो पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप में देने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित की हैं। राज्यों को भी पुराने वाहनों और एम्बुलेंस को बदलने के लिए सहायता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किस चीज़ पे रहेगी? यूथ पावर, टू एम्पावर आवर यूथ एंड हेल्प द अमृत पीढ़ी रियलाइज देयर ड्रीम्स। वी हैव फॉर्मुलेटेड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस्ड ऑन skilling, adopting economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. So इसमें क्या होगा, जो हमारे युवा हैं उनको सशक्त करने के लिए अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद की जाएगी और इसमें कौशल वर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया जाएगा और उसमें उनको सहायता प्रदान करने के लिए सहायक नीतियाँ और सहायक आर्थिक नीतियाँ अपनाई जाएंगी और व्यवसाय के अवसर करके भी उन्हें समर्थन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, इसमें क्या होगा, अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योगों की ज़रूरतों के साथ पाठ्यक्रम के संरेखण पर जोर दिया जाएगा। ये योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, रोबोटिक्स, मैक्रोट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोनों और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसमें क्या होगा, जो निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जैसे मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ने और उद्यमिता की योजनाओं को सुलभ सुगम करने। और राष्ट्रीय प्रशिक्षु सहायता प्रोत्साहन योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप promotion scheme to provide the stipend support to 47 lakh youth in 3 years. Direct benefit transfer under the Pan India National Apprenticeship Promotion Scheme will be rolled out. अखिल भारतीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। उसके बाद में आता है पर्यटन, टूरिज्म। एक एकीकृत और नवोन्वेषी दृष्टिकोण से कम 50 गंतव्यों को चैलेंज्ड मोड से चयन किया जाएगा। पर्यटक अनुभव को संवर्धित करने के लिए प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिज्म गाइड, फूड स्ट्रीट और पर्यटक सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा और प्रत्येक गंतव्य को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास का फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों पर होगा। इसमें क्या होगा, देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास का समन्वय स्थापित किया जाएगा। यह मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की अपील से शुरू की गई है। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों को एकीकृत विकास के स्वदेश दर्शन योजना की शुरू की गई थी। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन की बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं भी
प्रदान की जाएंगी। उसके बाद में आते हैं यूनिटी मॉल। राज्यों को उनके स्वयं ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद जो होता है, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए शेष राज्यों के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए अपनी अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में से एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसमें आता है फाइनेंशियल सेक्टर। वित्तीय क्षेत्र में क्या है? वित्तीय क्षेत्र में किए गए हमारे सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी को नवोन्मेषी उपयोग से बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हो पाया है। सेवा डिलीवर बेहतर और त्वरित हो गई है। इससे ऋण उपलब्धता और वित्तीय बाजारों में प्रतिभागिता सुगम हो गई है। ये बजट इन सुधारों को जारी रखने की प्रस्तावना करता है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी दी जाएगी। ग्रेड गारंटी फॉर एमएसएमईज। लास्ट ईयर इसमें क्या गया था, पिछले वर्ष में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत करने का प्रस्ताव दिया गया था और ये घोषणा करते हुए कि कॉर्पस में 9,000 करोड़ जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। यानी कि इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का सांप्रदायिक मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1% की कमी आएगी। इसमें 1 अप्रैल 2023 इन्फ्यूजन ऑफ 9,000 करोड़ ऑफ कॉर्पस। इससे क्या होगा? दिस विल इनेबल द एडिशनल कोलेट्रल फ्री गारंटेड ट्रेड। इसमें कोई गारंटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 2 लाख करोड़ का मतलब लोन मिलता है। फर्दर द कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट विल बी रिड्यूस्ड बाय अबाउट 1%। और 1% इसमें कॉस्ट जो होगा क्रेडिट का वो कम हो जाएगा। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री। A national financial information registry will be set up. वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। एक नया विधायी फ्रेमवर्क इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के साथ परामर्श पर डिजाइन किया जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री सेटअप की जाएगी जो कि सर्व करेगी सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल एंड एंसिलरी इंफॉर्मेशन के लिए। इससे फैसिलिटेट क्या होगा कि एफिशिएंट हमें फ्लो मिलेगा क्रेडिट, जैसे हमें किसी को लोन चाहिए वो, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये प्रमोट करेगा और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको भी ये मजबूत करेगा। इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और इससे क्या